आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 16 पार्ट 16 अपना पराया। तो क्या है अपना पराया? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो अपना है अपना, दूसरे का है वो पराया है। जब कोई व्यक्ति हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसे जानते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, यदि नहीं तो दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। तो वह पराया होता है, इसलिए तो हम उसे अंदर नहीं आने देते हैं। इसी प्रकार बाजार से जब हम कोई चीज़ खरीद कर घर लेकर आते हैं तो वह हमारी हो जाती है, बाकी सब पराई। मतलब जो आपने बाजार से खरीद कर अपने घर में रख लिया वो आपकी हो गई, बाकी जो बाहर है वो पराई है। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर तंत्र है, मतलब हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, वो भी अपने पराये की पहचान करता है। हाँ, करता तो है, लेकिन कैसे? कुछ अलग ढंग से। आइए इस पाठ में हम पहचान करने की शारीरिक तंत्र की क्षमता और उसके व्यवहार को ढंग से जाने। उद्देश्य क्या है? पहला है शरीर में होने वाली कुछ विकारों के वैज्ञानिक कारण बता पाएंगे, मतलब कोई बीमारी कोई परेशानी आने के वैज्ञानिक कारण बता पाएंगे। रोगाणुओं के हमले और उनके बचाव के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख कर सकेंगे। रोगों से बचाव में टीकों के महत्व को रेखांकित कर सकेंगे। एड्स जैसी घातक बीमारियों और उनसे बचाव के उपायों का विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकेंगे। ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे ज्ञान की इंद्रिय, जो हम सेंस हमारे हैं ना, उसके द्वारा होने वाले संक्रमणों, बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर बचाव के लिए उपाय लिख सकेंगे। साहित्यिक और वैज्ञानिक भाषा में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। मूल पाठ हमारे यहाँ से शुरू होता है, हाशिए पे उसका शब्दार्थ दिया, वो भी देख सकते हैं हम। अपना पराया। आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। हाँ, गड़ा होगा, शायद आपके नहीं तो आपकी फैमिली में किसी को गड़ा होगा। उस कांटे को आप अपनी चिमटी या चिमटी अथवा सुई से निकाल देते हैं। सुई या चुटकी से पकड़ के खींच के निकाल देते हैं ना। यदि कांटे का कुछ अंश त्वचा में ही गड़ा रह जाए, मतलब आपकी उंगलियों के अंदर ही रह जाए, तो वहाँ गांठ सी बन जाती है और गांठ प्राय सूख कर निकल जाया करती है और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। कभी कभी त्वचा में रह गए कांटे के स्थान पर फोड़ा बन जाता है। मान लो आपने वो निकाला नहीं और गलती से अंदर ही रह गया, आपको पता नहीं चला, तो वो फोड़ा बन जाएगा। और फोड़ा जब है उसके अंदर क्या मवाद भर जाएगा। मवाद जो पिलपिला सा होता है ना, अजीब सा स्मेल है ना, वो मवाद, तो उसके साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है, मतलब मवाद के साथ साथ वो बाहर आ जाता है। आपकी आंखों में कभी धूल अथवा कोयले का कण चला गया होगा। ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो उस कण को बाहर, है ना, बहाकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार की कण आंख से नहीं निकलता तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती। आपको इतना अजीब लगता है कि यार क्या आ गया, बस निकाल दो जल्दी से। आपकी आंखों में कभी धूल, है ना, गई होगी। अगर नहीं गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर गई तो आपको ऐसा एहसास होगा। छींकें सभी को आती हैं। स्वस्थ अवस्था में भी दिन में एक दो छींकें आ जाना कोई विचित्र बात नहीं। नाक के भीतर जरा सी उत्तेजना नहीं हुई कि छींक आ गई, तुरंत छींक देते हो। रसोई में मसालों के भुनने की छींक आ जाती है, मतलब भुनने से छींक आ जाती है। कुछ व्यक्तियों को इत्र जो खुशबू के लिए होता है, जिसे हम आजकल परफ्यूम कहने लगे हैं, तो जो नेचुरली होता है उसे हम इत्र कहते हैं। तो खुशबूदार तेलों से भी छींक आ जाती है, मतलब अगर इत्र हो गया या खुशबूदार तेल है उससे भी हमें छींक आ जाती है। यही नहीं, छींकों के साथ साथ कभी कभी आंख और नाक से पानी भी बहने लगता है। छींक आना और नाक से पानी बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। मतलब स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक का मतलब ये नॉर्मली होता ही है, सभी के साथ मोस्टली होता ही है। मतलब शरीर अपने आप ये सिस्टम बना देता है आपका। इसके द्वारा शरीर उन तमाम बेमेल का मतलब जो आपसे मेल ना खाएं, तमाम का मतलब पूरी, जितने भी हैं तमाम बेमेल और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की चेष्टा करता है ना, कोशिश करता है, जो वायु द्वारा नाक के भीतर चले जाते हैं। हमारे शरीर की यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों, दर्द से बचाती है। मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। मुख के भीतर जो जीभ है एक द्वारपाल का मतलब जो गेट पे खड़े होते हैं ना, कि किसको जाना है किसको नहीं जाना, वैसे काम करते हैं जीभ हमारे, जुबान हमारे। खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वे उसे परख लेते हैं। कड़वे और दुस्वाद, जिसको आप बेकार स्वाद होता है, पदार्थ को हमारी जीभ प्राय भीतर ले जाने से इनकार करती है, अंदर नहीं जाने देती। भोजन के ग्रास में भूल से आया कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्राय जीभ की पहुंच से दूर होता है।
ठीक है, मतलब जब आप खाना खाते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ गलती से आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जीव हमें कटक से रोक देता है ना कि भाई रुक जा, अंदर कुछ ना डालो, ये सही चीज़ नहीं है, तो हम बाहर निकाल देते हैं। खाई हुई प्रत्येक वस्तु तब तक शरीर का अंश नहीं बनती जब तक आमाशय, आमाशय मतलब जो पेट है जहाँ पर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, वो अंतड़ी उसे पचाकर रक्त में नहीं पहुँचा देते। कभी कभी खाई हुई वस्तु को आमाशय स्वीकार नहीं करता और उसे उल्टी के रूप में शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। इस तरह पेट अथवा आमाशय भी एक प्रकार के द्वारपाल हैं। शरीर में होने वाली जिन प्रतिक्रियाओं का ऊपर उल्लेख है, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन है ना, वे किसी न किसी रूप में शरीर की सुरक्षात्मक परिवर्तन प्रतिक्रियाएं, सुरक्षा करने के लिए वो रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है बाहरी मेल, बेमेल अथवा हानिकारक पदार्थों को शरीर में अवशोषित करने से रोकती है। मतलब जो बाहरी चीज़ हम अंदर ले रहे हैं वो रोकने से मतलब अंदर जाने से रोकता है। शरीर का प्रयास होता है कि अवांछित वस्तु का मतलब जो हमारे लिए नहीं है, हम जिसको नहीं चाहते, ऐसे अवांछित वस्तु को भीतर प्रविष्ट न होने देने, और यदि किसी प्रकार भीतर चली भी जाए तो उसे बाहर, शरीर से बाहर निकाल फेंकें, ऐसा प्रयास होता है। वातावरण में असंख्य रोगाणु होती हैं, रोग होती है ना, जो बीमारियां घूम रहे होते हैं, कीटाणु रोगाणु वातावरण में होते ही हैं, जिसको हम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। शरीर के ऊतकों को खाकर ये पनपते, बढ़ते और प्रजनन करते हैं। शरीर के ऊतकों मतलब हमारे जो बॉडी का पार्ट्स हैं, तो है ना, जैसे अब आँख है, आँख के टिश्यूज़ होते हैं, है ना, जैसे एक सबसे छोटा पार्ट होता है उसको सेल कहते हैं, और बहुत सारे सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एक हमारा ऑर्गन बनता है, जैसे हमारी आँख, हाथ, पैर, सिर, मुंह, तो ये क्या टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो ये वही कह रहे हैं कि शरीर के ऊतकों को खाकर ये पनपते और बढ़ते और प्रजनन करते हैं। इसके प्रभाव से भांति भांति के रोग, मतलब अलग अलग तरीके के रोग होने लगते हैं। शरीर इन रोगाणुओं के भीतर प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न करता है और उनके अनुप्रयोग से लड़ता भिड़ता रहता है। त्वचा देह मतलब हमारी बॉडी रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। ठीक है, शरीर से बाहरी का दीवार है। जो अब यहाँ पर दुर्ग का मतलब क्या होता है, एक किला होता है जो बाहर से अंदर आने को रोकने का काम करता है। तो त्वचा हमारा क्या है, दुर्ग है, मतलब एक बाहरी दीवार है, किला है, जो बाहर के जो भी चीज़ें हैं उसको अंदर जाने से रोकता है। यह दीवार शरीर के मुख्य दो प्रकार से रक्षा करती है। प्रथम, शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है ना, जो हमारे शरीर में जो नमी होती है उसको उड़ने से रोकती है। दूसरे, वायु और वस्त्रादि के स्पर्श से, वस्त्र जो हम पहनते हैं या वायु से ऊपर से है ना आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह बाहर ही रोके रहती है। परंतु ये रोगाणु भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे या फटे तो मैं भीतर घुस जाऊं। मल कर नहाते समय ये हम अनजाने ही इन सूक्ष्म रोगाणुओं को धो देकर त्वचा से हटाते हैं। जब हम नहाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, हटने लगते हैं। सांस लेते समय वायु के साथ भांति भांति के अलग अलग तरीके रोगाणु हमारे नाक द्वारा भीतर जाते हैं। इनमें से कुछ तो नाक के बाल ही भीतर जाने से रोक देते हैं। तभी तो कहते हैं नाक का बाल या कहीं का भी बाल वेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमें काम में आता है, उसे नहीं काटना चाहिए। तो जो बाहरी से हम सांस लेते हैं तो नाक के बाल उसे रोक देते हैं। कुछ रोगाणु नाक के भीतर श्लेष्मा जो लसदार स्राव होता है ना, से चिपक कर फंस जाते हैं। नाक में जो होता है ना श्लेष्मा, ये कहते हैं ना नाक बह रही है, उसमें फंस जाते हैं। ऐसा ही श्लेष्मा फेफड़ों के अंदर वायु नलियों में भी होता है। वायु द्वारा आए हुए कुछ रोगाणु इनसे चिपक जाते हैं। बलगम के रूप में फेफड़ों के बाहर निकालने का यही श्लेष्मा अपने साथ रोगाणुओं को भी बाहर निकाल फेंकता है। हमारे भोजन, दूध, पानी आदि में लुक छिपकर अनेक प्रकार के रोगाणु पहले मुंह में और फिर मुंह के आगे आहार नली में पहुंचते हैं। मुंह में बनने वाली लार अन्य कई कार्य करने के साथ साथ कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट करती है। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। जो हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में अम्ल निकलता है। कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है और उसे खत्म कर देता है। इस अम्ल का अनुभव कदाचित का मतलब कभी भी आपको तब हुआ होगा जब पेट दब जाने से भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह में आ जाता है और उल्टी हो जाती है। हमने देखा है कि शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों द्वारा होता है, जो रोगाणुओं को ऊतकों में प्रवेश, ऊतकों मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स में प्रवेश करने से रोकती है। इन परतों के कटने फटने पर अथवा इनके कमजोर हो जाने पर रोगाणु
शरीर के ऊतकों में पहुंच जाते हैं। अति सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा विषाणु जिसको हम वायरस तो पतली त्वचा तथा भीतरी समूची परतों को भी भेद कर घुस जाते हैं। पर जो भी हो, इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सक्रिय हो जाती हैं, मतलब तुरंत एक्टिव हो जाती हैं कि आए बस खड़े रहो, मार के खत्म कर दो। अनेक संक्रमण पूरे शरीर में न फैलकर स्थानीय होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ की खाल कहीं कट गई हो, आपने बहुत ही ज्यादा खुजला दिया, तब पहले से ही त्वचा पर जमे अथवा वायु आदि के स्पर्श से आए हुए रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये ऊतकों को खा कर पनपते और बढ़ने लगते हैं। हमारे शरीर की इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता, हमारा शरीर भी इनके प्रति निष्क्रिय नहीं रहता, मतलब चुपचाप ऐसे फालतू बैठा नहीं रहता। रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना सतर्क हो जाती है। हमारे जो रक्त है, हमारा जो खून है, उसमें क्या होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं श्वेत कणिका, है ना, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है और रोगाणुओं में से निकलने हुए रासायनिक पदार्थों का सुराग पाकर उसी को धावा बोल देती है, जाकर उसे मार के खत्म कर देती हैं। इस सेना को रोगाणुओं के संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास की रक्त नलियां फूल जाती हैं ताकि ज्यादा रक्त पहुंचे। ज्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता है। जैसा आपको फील होता होगा, आप अगर समझ पा रहे हो, अगर आपको ऐसा हुआ है तो हाँ, ज्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम होता है। बिल्कुल होता है आपके साथ। श्वेत कणिकाओं मतलब डब्ल्यूबीसी कुछ रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती हैं और उन्हें खा कर नष्ट करने लगती हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सदस्य हताहत होते हैं, मतलब दोनों डिस्टर्ब होते हैं। उसमें से कुछ मरते हैं, मतलब कीटाणु रोगाणु मरते हैं, कुछ हमारे डब्ल्यूबीसी मर जाते हैं। इन्हीं उनकी मृत देहों का मलबा और टूटे फूटे ऊतकों मवाद बन जाते हैं, जो घटना स्थल पर बने फोड़े फुंसी जो निकलते हैं, फूटने पर बाहर निकल जाते हैं। वो मलबा बाहर निकलता है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि प्रथम आक्रमण स्थल पर ही रोगाणुओं का दमन न हो पाया तो वे विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अब वे ऊतकों के तरल में पहुंचते हैं। तरल का मतलब जो लिक्विड फॉर्म होता है, वहां पर पहुंचते हैं। ऊतक तरल पहले तो अपनी ही विशेष नलियों में बहता है और फिर अंततः रक्त में जा मिलता है। अतः ऊतक तरल में से होकर रक्त में पहुंचने से पहले हमारे शरीर को इन रोगाणुओं के विरुद्ध एक और मोर्चा बनाना होता है। अब इस मोर्चे का अनुभव कदाचित आपको हुआ होगा, कभी ना कभी तो आपको ऐसा रियलाइज हुआ होगा। कभी कभी कांख में या जांघ में गिल्टी फूल जाती है और जो दर्द करती है। ये गिल्टी तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो। गले की टॉन्सिल, गले का हम सुनते हैं ना, गले का टॉन्सिल बढ़ गया, भी ऐसी ही गिल्टियां होती हैं, हार्ड होती हैं थोड़ी, जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाती हैं। इस प्रकार की सभी गिल्टियां मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियां हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होती हैं। भक्षक कोशिकाओं का मतलब होता है रोगाणुओं को खा जाने वाली कोशिकाएं। भक्षक क्या होते हैं, खाने वाले होते हैं, जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणुओं को नष्ट करती है। जब रोगाणु इन स्थानों पर भी विजयी होकर आगे बढ़ जाते हैं तब वे रक्त में पहुंच जाते हैं। अब रोगी की अवस्था जो है गंभीर हो जाती है और इससे निपटने के लिए शरीर की अन्य कुछ सुरक्षाएं व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। कई प्रकार के रोगाणुओं के प्रति भक्षक कोशिकाओं की सेना भी पर्याप्त नहीं होती है, मतलब अब ये भी कम पड़ जाते हैं। विषाणु मतलब वायरस का तो ये तो भक्षक कोशिकाओं का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन विषाणुओं के अतिरिक्त जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हो गया, जो विष टॉक्सिन निकला करते हैं, वे भी भक्षक कोशिकाओं के प्रभाव से मुक्त होते हैं। अतः इन विषाणुओं तथा टॉक्सिनों से टक्कर लेने के लिए शरीर में कुछ विशेष रासायनिक अणु कार्य करते हैं, जिन्हें प्रतिपिंड एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कहते हैं ना कि दिल्ली में आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई। जैसे आप कोविड आपको हुआ, कोरोना हुआ, आप सही हो गए, अब तो आपके ब्लड में एंटीबॉडी बन गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिपिंड। जब एंटीबॉडी बन जाता है तो वो एंटीबॉडी मतलब वो ब्लड हम किसी और को देते हैं जो कोविड पेशेंट है। जब उसके अंदर हम ये ब्लड डालते हैं तो वो भी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड उस चीज़ को पहचान लेता है कि अगर ये वायरस आएगा इसको मार दूंगा मैं,
ठीक है, तो ये एंटीबॉडी होता है। तो ये जो एंटीबॉडी है, प्रतिपिंड है, गिल्टियों लसिका ग्रंथि हमने ऊपर पढ़ा था कि कोशिकाओं से बनते हैं। प्रतिपिंडों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने अनुरूप केवल एक ही प्रकार के रोगाणु अथवा रोग विष से टक्कर ले सकते हैं, उसे मार गिरा सकते हैं। अतः प्रत्येक रोगाणु और रोग विष के लिए शरीर में पृथक प्रकार के प्रतिपिंड चाहिए होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकतर प्रतिपिंड शरीर में पहले से मौजूद नहीं होते हैं, है ना, जैसे कोरोना वाले पहले से मौजूद थे नहीं। हाँ, कई बार कोई रोगाणु अथवा रोग विष शरीर में प्रविष्ट हो जाए, उससे प्रभावित होकर शरीर कम या ज़्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए, शरीर कम या ज़्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए, तब शरीर में उस रोग से टक्कर ले सकने वाले प्रतिबिंब कुछ ही सप्ताह तक बने रह सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा के कुछ रोगों के प्रतिपिंड 10-15 वर्ष तक बने रह सकते हैं। जैसे चेचक का अगर आपने लगा लिया तो 10-15 साल तक आपको चेचक नहीं होता, ऐसा माना जाता है। जब उस रोग विशेष का आक्रमण होता है तब ये प्रतिपिंड तत्काल शरीर की रक्षा करके हमें उस रोग से बचाते हैं। हमारे शरीर की स्मरण शक्ति ऐसी विचित्र है कि वह रोगाणु को लंबे अरसे के बाद भी पहचान सकती है और पहचान लेती है। रोगों के बचाव टीकों में यही सिद्धांत काम में लाया जाता है। आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं, जैसे चेचक, पोलियो, टिटनेस, डिफ्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, आजकल तो कोरोना का भी टीका बन चुका है। हाँ, आदि से बचाव करने वाले, है ना, ये सारे इन सब चीज़ों से बचाव करने वाले टीके बनाए जा चुके हैं। इन सब में एक ही सिद्धांत है, दुर्बल किए गए रोगाणु अथवा उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई थी, कोरोना वाली, एंटीबॉडी बना के दूसरी बॉडी में डाल देते हैं। तब व्यक्ति का शरीर उन रोगाणुओं को अथवा विष को जूझता है, मतलब पहचान लेता है और उसके प्रतिबिंब बनाने लगता है। तदुपरांत उसके बाद जब कभी रोग का वास्तविक संक्रमण होता है तो पहले से ही मौजूद ये प्रतिबिंब रूपी रासायनिक हथियार शरीर को रोग से बचा लेते हैं। कुछ लोगों को इत्र, धूल आदि से छींक आती है और आँख, नाक से पानी बहने लगता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूध पीने या अंडा खाने से भी परेशानी होने लगती है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार की कुछ व्यक्तियों के लिए पेनिसिलिन जैसी जीवनदायिनी औषधि भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। पेनिसिलिन एक तरह का दवा है, वो हम आगे देखेंगे अगर है तो आपके सिलेबस में। चलो, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में हम कहते हैं कि शरीर व्यक्ति को अमुक वस्तु माफिक नहीं आती अथवा उस पदार्थ से उसे एलर्जी है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ अधिकतर उसमें प्रोटीन होते हैं जो शरीर, प्रोटीन मतलब एनर्जी होती है उसके अंदर, जो शरीर के लिए सदा पराये बने रहते हैं। रक्त या ऊतकों में पहुंचने पर इन बेमेल प्रोटीनों को हमारा शरीर किसी प्रकार बाहर निकाल फेंकने का कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में शरीर उनके निराकरण का मतलब होता है दूर करना के लिए प्रतिपिंड बनाता है, लेकिन यह प्रतिपिंड रोगाणुओं के प्रतिपिंडों से कुछ भिन्न होते हैं। इन पराय प्रोटीनों से शरीर के पहले संपर्क पर प्रतिपिंड बनने लगते हैं। कुछ समय बाद जब ये पराय प्रोटीन पुनः ऊतकों के संपर्क में आते हैं तब प्रतिपिंडों और उनके बीच एक तीव्र प्रक्रिया होती है जो रोग का रूप ले लेती है। शरीर में पित्ती, जिसको हम छपाकी कहते हैं, निकलना, सूजन आना, सांस फूलना, दमा होना, ये सब एलर्जी के ही उदाहरण है। मच्छर के काटने के स्थान पर दाफड़ ददोरा पड़ना, खुजली होना, लाल होना भी एक प्रकार की एलर्जी हो सकती है ना। आगे देखते हैं। जो भी हो, एलर्जी के मामले में हर व्यक्ति अलग है। वही पदार्थ एक व्यक्ति के लिए अपना कहा जा सकता है और दूसरे के लिए सर्वथा पराया। हमारे शरीर में इक्की दुखी कोशिकाएं रोज ही कुछ ऐसी बदलती रहती हैं जो अपनी होते हुए भी पराई बन जाती हैं और शरीर द्रोही हो जाती हैं। शरीर द्रोही का मतलब शरीर के प्रति ही विद्रोह करने लगती हैं। विशेष प्रकार के प्रतिपिंड कुछ शरीर द्रोही कोशिकाओं का दमन करके, मतलब उसे खत्म करके हमें सुरक्षित रखने का कोशिश करती हैं, प्रयत्न करती हैं। लेकिन जब कभी बागी कोशिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बागी समझते हो, विद्रोही जो होता है वो कोशिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वे कैंसर का रूप ले सकती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम और हमारी जाति जीवित है तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है अपने पराये की पहचान को ही जाता है। इस अपने पराये की पहचान करने और उससे जूझने के मोर्चे शरीर में जितनी ज़्यादा संख्या में हैं उतनी ही ज़्यादा वे विस्मयकारी भी होती हैं, मतलब आश्चर्यजनक भी होती हैं। ये लिखा था हर शरण सिंह विश्नोई ने।
अब आइए समझे में हम देखते हैं क्या है। आपने इस पाठ में पढ़ा, कैसा लगा? पाठ में बताई गई बहुत सी बातों को आप रोज देखते महसूस करते हैं, लेकिन उनके कारणों को इतना नहीं जानते हैं। विज्ञान का मूल काम यही है कि किसी भी कार्य के होने पर या होने के कारण को तलाश करता है। इसे कार्य कारण संबंध कहते हैं। दुनिया में होने वाले हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कुछ कार्य कारण संबंधों को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं। विज्ञान हमारी जानकारी के क्षेत्र का विस्तार है। विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को बायोलॉजी। विज्ञान की ऐसी एक विशेष शाखा है जिसको हम आयुर्विज्ञान कहते हैं, जिससे आप मेडिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान या जीव विज्ञान हमें प्राणियों की शारीरिक संरचना, व्यवहार आदि के विषय में बताता है। मतलब इसकी सारी बनावट कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये सब बताती हैं। जबकि आयुर्विज्ञान रोग के कारण, रोग के लक्षण, रोग के उपचार, इलाज आदि के विषय में जानकारी देता है। इस पाठ में हम कुछ शारीरिक व्यवस्थाओं और रोगों से लड़ने की क्षमताओं का परिचय पाते हैं। मतलब हमने ऊपर पढ़ा। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझें। समझने की सुविधा के लिए इस पाठ को 5 अंशों में बांटा गया। अब अंश 5 है, तो यहाँ से पहला क्या है, आपकी उंगली में से लेकर बाहर निकाल फेंके। इस अंश में शरीर के कुछ अंगों और बाहरी वस्तुओं के प्रति उनके व्यवहार विषय के बारे में बताया गया है। इन अंगों में त्वचा, आंख, नाक, जीभ, आमाशय, आंत शामिल है। पहले 4 अंग शरीर के बाहरी भाग हैं, जबकि आमाशय और आंत शरीर के भीतरी अंग हैं। आइए पहले हम शरीर के बाहरी अंगों के विषय में कुछ बातें जान लें। आप जानते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, सजीव और निर्जीव। जिसके अंदर जान हो उसे हम सजीव कहते हैं, मतलब चेतन हो, और जिसके अंदर जान ना हो, जड़ता हो, मतलब रुका हुआ, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो इनके मुख्य अंतर क्या देख लेते हैं हम। चेतन पिंड वे होते हैं, चेतन पिंड का मतलब सजीव, जो बाहरी वातावरण से अपने लिए कुछ ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ निस्सृत करते हैं, अर्थात निकालते हैं। तो हम क्या हैं, चेतन है, मतलब सजीव हैं। अब ये बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न भी करते हैं। चेतन पिंडों के ये दोनों लक्षण जड़ पिंडों में नहीं होते हैं। मतलब ये 2 लक्षण हैं वो जड़ मतलब निर्जीव में नहीं होते हैं। व्यापक रूप से मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि समस्त प्राणी और सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि चेतन हैं, और इनके अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक वस्तु जड़ है, मतलब जो रुके हुए हैं। अब हम समझ गए हैं कि चेतन सजीव का मुख्य लक्षण क्या है। बाकी आप समझदार हो, समझ सकते हो कि क्या लक्षण होते हैं। अब यहाँ से आप देख लो 5 इंद्रियाँ हमारी क्या क्या है। 5 सेंस, छूना देखो, फिर देखने का काम यहाँ से है, सुनने का काम यहाँ, सूंघने का काम यहाँ से है, और चखने का मतलब टेस्ट लेने का यहाँ से है। तो 5 इंद्रियाँ, 5 सेंस है हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ रखी थी क्या है, ठीक है। तो हमारी जो 5 पार्ट्स होते हैं इसमें यही बताया गया कि नाक, आँख, कान, मुंह, है ना, और ये माथा जो पेशानी है, फोरहेड है, इसका क्या काम है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई, जो कि आपको बेहतर पता है। आप इंसान हो, आपको सारी चीज़ें पता है, और जो हमने वहाँ पर पढ़ रखी थी पहले वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर हमने फेफड़े में पढ़ा था कि हमारे फेफड़े में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक के थ्रू हम हवा अंदर लेते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वो उस पर जाके चिपक जाती हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वैसी बातें बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। अब शरीर के भीतरी अंगों की बात करें, ये मुख्यतः 2 तरह से हमें जीवन को चलाने का काम करते हैं। एक सांस लेकर, यानी वातावरण में मौजूद वायु से ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके, वह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को बाहर करके, मतलब जो भी हम चीज़ें खा पी रहे हैं वहाँ से हमें क्या हमारी बॉडी में बनता है, हमारी बॉडी में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम रिलीज़ करते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हमारा खाना पीना वो डाइजेस्ट हो, सब कुछ मोशन में हो, सब कुछ चलता रहे। तो हम बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम खाने में क्या रहे हैं, स्वस्थ जो हम बने रहे, तो हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा जिसको हम फैट कहते हैं, मिनरल्स से जिसको हम खनिज लवण कहते हैं। ये सारे पदार्थ हमें चाहिए होते हैं ताकि हम अच्छे से कर सकें। उसके लिए मल मूत्र का त्याग करना, जो सारी चीज़ें हैं, है ना, वो हम क्या क्या करते हैं वो सारा बता रखा है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम फिगर देख लें तो यहाँ पर देखो सर्वाइकल यहाँ है, मैं थोड़ा सा एरो कर देता हूँ आपको, सर्वाइकल देख लो आप। लिम्फ वेसल्स यहाँ पर है आपका, ठीक है। एक्सिलरी यहाँ पर है, नोड्स, एक्सिलरी नोड्स है,
यहाँ पर क्या है, डायफ्राम हो गया, लिम्फ वेसल्स है, थाइमस यहाँ पर है आपका, और ये पार्ट है आपका इन्ग्यूनस नोड्स, ये स्प्लीन है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या, लिम्फ वेसल्स है। तो इसके नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पाठगत प्रश्न 16 कह रहा है कि अभी आपने 5 इंद्रियों की जानकारी की, इनमें से कौन सा कार्य ज्ञानेंद्रियां नहीं करती। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा काम ज्ञानेंद्रियां नहीं करती। तो खाने का काम ज्ञानेंद्रियां नहीं करती, बाकी सारे का काम ज्ञानेंद्रियां करती हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, तो बताइए कि छींक आने और नाक से पानी बहने में हमें क्या होता है। इसमें से आप चारों पढ़ोगे और आप देखोगे कि क्या वाला जो है वो सही है। क्या है, हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है, तभी तो बाहर निकालने काम आता है ना, मस्तिष्क का कार्य नहीं है। तो आप चारों को पढ़ोगे, आपको यहाँ पर आपको ग वाला सही लगेगा कि शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ठीक है, वो मस्तिष्क का कार्य नहीं है। बाकी जो 3 चीजें क, ख और ग वो काम है। अब क्रियाकलाप 16.1 है, कह रहे हैं कि हम हाथ धोएं जरूर, बीमारी रहे कोसे दूर। इस स्लोगन में निहित संदेश को वैज्ञानिक तरीके से समझाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे लिखना है। जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो उस पर लिपटे कीटाणु हमारे हाथों पर आ जाते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो वे कीटाणु हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। अतः हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, जिससे वे कीटाणु हमारे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। उसके बाद अंश 2 में वातावरण में असंख्य रोगाणु जो है वो सक्रिय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हमारे पास अगर सूक्ष्मदर्शी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप, तो वहाँ से हम उसको समझ सकते हैं। तो जो इसी तरह जो वायरस है उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कि कोविड का केस आजकल चल रहा है, तो आप वहाँ से माइक्रोस्कोप से भी देख के समझ सकते हो। तो वही यहाँ पर सारे कहने की जो रोगाणु हमारे अंदर जाते हैं, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दूध में विशेष प्रकार के जीवाणुओं की बात की है, जिससे दही बनता है। बैसिलस एक रोगाणु होता है, सॉरी जीवाणु होता है, जिससे दही बनती है। तो इस तरह से इन्होंने बातें बता रखी हैं। ठीक है, असंख्य सेल होते हैं, ये सब तो बेसिक सी बातें आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ सकते हो इन सभी को। आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, तो अगर वो, या मान लो सांस लेते हैं हम, तो सांस नली से फेफड़ों तक एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ मौजूद होता है, जो जाके चिपक जाता है ना। वही तो हमने पढ़ा था वहाँ पर, जो कि बलगम कफ के साथ वो बाहर निकल जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा सारी तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। चलो, इसका पाठगत प्रश्न 16.2 पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें कह रहे हैं कि आपको सही और गलत बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें लार क्या है वो देख लेते हैं हम। इसमें कह रहे हैं लार भोजन को सुपाच्य तो बनाती है ही है, रोगाणुओं को भी समाप्त कर देती है। तो आप ये बताओ कि क्या ये सही है गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी त्वचा पसीने द्वारा शरीर की कमी को नष्ट कर देती है। तो ये नहीं, गलत है। ठीक है, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो ये तो मैंने बताया था आपको, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। मतलब सेल को हम कोशिका कहते हैं और टिश्यू को ऊतक कहते हैं। नाक में रहने वाले श्लेष्मा के सहारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, भी बिल्कुल सही बात है। फिर वहाँ पर वो लिसलिसा सा जो पदार्थ होता है फेफड़े के अंदर, वो रोक देता है, चिपका देता है, फिर कफ के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो अंगा में क्या कह रहे हैं कि पानी पीने से शरीर में रोगाणुओं की उपस्थिति कम हो जाती है। तो नहीं, पानी पीने से थोड़ी होती है। अच्छा, उसके बाद शौचालय जाने के बाद गुप्तांगों को साफ पानी से धोकर सुखाने में संक्रमण से बचा जा सकता है। तो हाँ, ये बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनेक संक्रमण से लेकर व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो चोट वगैरह होता है छुरी से या किसी तरह से बढ़े, तो वहाँ पर अगर हम उसे देखभाल ना करें तो रोगाणु अंदर घुस जाते हैं। तो उसके लिए हमें 2-3 दिनों से वहाँ पर एक केयर करना चाहिए। मान लो अगर आपका हाथ काटा, 2-3 दिन तक कम से कम आपको वहाँ पर अपने को बचा कर रखना चाहिए, ताकि जो कीटाणु वो अंदर ना घुसें।
अगर वो एक बार कीटाणु चले गए तो फिर अंदर हमें ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए हमें बच कर रहना चाहिए। कह रहे सावधानी बरतने के लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना चाहिए या देसी घी वगैरह लगा लेना चाहिए। इसी तरह चोट है तो चोट पे भी इसी तरह हमें करना चाहिए काम। ठीक है, तो आगे इसका पाठगत प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि नसों की दीवार पर बनी होती है। नसों की दीवारों पर क्या बनी होती है? तो ये बनी होती है तरल ऊतकों से। नसों की जो दीवारें होती हैं वो तरल ऊतकों से बनी होती हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त की श्वेत कणिकाएं। तो रक्त की श्वेत कणिकाएं क्या होती हैं? रोगाणुओं से लड़ती हैं, है ना, वो अटैक करती हैं, जाके उसको खत्म कर देती हैं। अंश 4 है, कई प्रकार के रोगाणुओं के प्रति से लेकर रोगों से बचा लेते हैं। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर वायरस के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में बताया गया। तो एंटीबॉडी क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एंटीबॉडी को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण योजना, यहाँ पर वो देख लेते हैं, ये समझने लायक है। पहला क्या है? टीका। किसके लिए? प्रारंभिक टीका कब लगता है? बीसीजी पोलियो का, डीपीटी का, हेपेटाइटिस बी का, हैजा का। तो बीसीजी कब लगता है? जन्म के समय पर। पोलियो भी लगता है जन्म के समय पर। 6 सप्ताह के बाद क्या लगता है? पोलियो लगता है, डीपीटी लगता है और हेपेटाइटिस बी लगता है। और 10 सप्ताह के बाद भी यही तीनों वैक्सीन लगती है। यही टीका 10 सप्ताह के बाद भी लगती है और 14 सप्ताह के हो जाएंगे फिर यही टीका लगेगा। मतलब क्या हमने देखा कि जन्म के समय पर बीसीजी और पोलियो लगेगा, उसके बाद 6, 10, 14, ठीक है, इस 4 महीने के गैप पे पोलियो, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। फिर जब 9 से 12 महीने के होंगे तो हैजे का लग जाएगा टीका। ठीक है, इसके बाद एक बूस्टर दवा भी होता है। इसके बाद बूस्टर वैक्सीन कह सकते हो। डीपीटी पोलियो की दवा होती है 16 से 24 माह की। डीटी की होती है 5 साल में। टिटनेस टॉक्साइड 10 साल और 16 साल। विटामिन ए 9, 18, 24, 30, 36 महीने में। यहाँ पर अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो टिटनेस टॉक्साइड पहला लगता है गर्भधारण के बाद, मतलब जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसकी तब, और दूसरा पहली बार के 1 महीने बाद, और जब भी आपने लगवाया उसके 1 महीने बाद फिर लगेगा। बूस्टर लगता है 3 महीने के अंदर, मतलब उनके बीच में 3 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद यह भी जाने, आइए अब हम कुछ बातों की अब कुछ बातें की जाए इन प्रतिपिंडों, मतलब जो एंटीबॉडी है उसकी जानकारी से हुए आयुर्विज्ञान के विकास पर। जो एंटीबॉडी है उसके सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा शास्त्रियों ने विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीके, वैक्सीन किए, जो कि कोरोना का वैक्सीन आजकल चल रहा है। इन टीकों के द्वारा शरीर में संबंधित रोग के कमजोर किए गए रोगाणु अथवा रोगाणुओं के विष को हल्का करके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। हमारा शरीर उस विष से लड़ने के लिए प्रतिपिंड बनाता है, मतलब अभी देखा ना, एंटीबॉडी बनाता है। इन रोगाणुओं को समाप्त कर चुकने के बाद भी प्रतिपिंड शरीर में हम मौजूद रहते हैं, और जब वास्तव में इन रोगों का संक्रमण होता है तब ये प्रतिपिंड उनसे लड़कर हमारे शरीर को रोगों से बचा लेते हैं। आज अनेक रोगों के टीके विकसित किए जा चुके हैं। आइए एक तालिका के माध्यम से जाने कि कौन सा टीका कब लगना चाहिए। तो वहाँ पर हमने तालिका देखा था, आपको समझ आ गया होगा। इन्हें ये पहली चीज़ देनी चाहिए, इन्होंने बाद में लिख रखी है। अब पाठ्यक्रम प्रश्न 16.4 देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त वाला क्वेश्चन है। पहला है टीकों के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं। तो क्या पहुंचाते हैं? रोगाणुओं के विष पहुंचाए जाते हैं। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है ये आपको देखना होगा। तो गले में डिप्थीरिया होता है, इसका घ पार्ट सही हो गया। एड्स से क्या होता है या एड्स में क्या होता है? तो वो घ पार्ट सही है। शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था कमजोर होने लगती है। अंश 5 है। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा कि बहुत सी वस्तुओं से शरीर की सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। इन बहुत सी वस्तुओं में से अधिकांश के प्रति तो सभी मनुष्य शरीर एक सा व्यवहार करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आमतौर पर मानव शरीर द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, पर कुछ व्यक्तियों के शरीर उन्हें ग्रहण नहीं करते। आमतौर पर भोजन और दवाओं में से कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें एक शरीर आसान से अवशोषित कर लेता है, जबकि दूसरा उसे अपना हिस्सा नहीं बना पाता। जैसे अधिकांश लोगों को दूध या अंडा सेहतमंद बनाता है, जबकि कुछ लोगों को इससे भी परेशानी होती है।
उनको तो उल्टी भी आने लगती है। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखा है ना। तो विज्ञान की भाषा में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं एलर्जी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है, मतलब हमारे माफिक नहीं है, ये हमारी बॉडी ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी उसके बाद जो है ये वही है प्रतिपिंड जो एंटीबॉडी के बारे में बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करती है कौन सा नहीं करती है। एलर्जी की बातें कह रहे हैं जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। चलो अब उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे शरीर की अपने पर्याय की पहचान करने की शक्ति असीमित है। इसी शक्ति के कारण यह शरीर हमारी वातावरण से हमें यह हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। यद्यपि फिर भी हमारा शरीर आश्चर्यजनक रूप से अपने बलबूते ही, मतलब अपने खुद से हमारी बॉडी जो है सुरक्षा करने का प्रयत्न करती है। फिर भी हमें रोगों से लड़ने के लिए इन प्रतिरक्षा व्यवस्थाओं पर ही निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य के पास क्योंकि दिमाग है, मस्तिष्क है, जिस उसने न सिर्फ अपने शरीर के सामर्थ्य मतलब शक्ति को पहचान लिया है और रोगों की पहचान कर ली, बल्कि उसने अपने शरीर की सीमाओं को भी पहचाना है। उसने सामर्थ्य, शक्ति, पावर को बढ़ाने के लिए तरीके भी विकसित कर लिए हैं और रोगों का उपचार करना भी सीखा है। अतः हमारे शरीर के सामर्थ्य का ज्ञान हासिल करने के साथ साथ हमें मानव मस्तिष्क की आयुर्विज्ञान संबंधित उपलब्धियां यानी चिकित्सा का भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। रोग के लक्षण महसूस होते ही चिकित्सक से डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके निर्देशानुसार उसके अकॉर्डिंग नियमित रूप से दवाएं खानी चाहिए हमें और परहेज करना चाहिए जैसा जैसा डॉक्टर कहेंगे। अंततः लास्ट में अगर हम कहें तो हमें यही कहना उचित होगा कि मनुष्य को अपने मन और शरीर को दृढ़ मजबूत रखने के लिए उपाय लगातार करते रहने चाहिए। मतलब हमारी जो बॉडी है वो मजबूत रहे, ऐसे उपाय करते रहना चाहिए। एक पुरानी कहावत है ना, तन सुखी तो मन सुखी पहला सुखी निरोगी काया। जहाँ यह सही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वहीं यह कहना भी उचित होगा कि स्वस्थ मन शरीर को भी निरोग बनाए रखने में मददगार होता है। मन का स्वास्थ्य तभी बना रह सकता है जब हम और हमारे आसपास के लोग, वातावरण और खाद्य पदार्थ स्वच्छ, असंक्रमित और आनंददायी हो। इसलिए सबकी मुक्ति में अपनी मुक्ति की युक्ति ही सबसे कारगर है। मतलब सब अगर मुक्त रहेंगे तो हम भी मुक्त रहेंगे, लोगों को बीमारी नहीं लगेगी तो हमें भी बीमारी नहीं लगेगी। अब हमें पढ़ना है पाठग्रस्त प्रश्न 16.5। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देख, शरीर में दौरे पड़ जाने का तो इसका मतलब क्या है, अधिक मात्रा में पानी का सेवन करेंगे, प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है, एलर्जी के लिए डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो बेशक सही बात है कि हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। निम्नलिखित में से सही गलत का छटनी करना है हमें, ठीक है। तो शरीर कुछ प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पाता, तो ये सही बात है, कुछ नहीं ग्रहण कर पाता। एलर्जी हर किसी को एक जैसी होती है, ये गलत बात है, सबको अलग अलग होती है एलर्जी। शरीर में कुछ विद्रोही कोशिकाएं भी पैदा होती हैं, हाँ सही है, जो दुश्मन होते हैं हमारे। रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। व्यवहारिक भाषा प्रयोग देखते हैं। आपने इस पाठ को पढ़ा, आपने महसूस किया होगा कि पुस्तक के अन्य पाठों की अपेक्षा इसकी भाषा भिन्न है। हाँ, ठीक ही महसूस किया। यह पाठ साहित्यिक पाठ नहीं है, लिटरेचर नहीं है, यह विज्ञान विषय से संबंधित है, साइंस से संबंधित है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में साहित्य और राजकाज की भाषा भिन्न होती है, वैसे ही विज्ञान संबंधी विषय की भाषा भी भिन्न होती है। साहित्य की भाषा में कल्पना और सृजन की सुंदरता होती है, जबकि विज्ञान की भाषा तर्क और प्रयोग पर आधारित होती है। तर्क मतलब जो लॉजिक होता है, मतलब फैक्ट है वो, है ना, और एक्सपेरिमेंट करके जो होता है जिसको हम प्रयोग करके वो आधारित होती है। विज्ञान की भाषा में परिभाषिक शब्दों का अनेक बार प्रयोग किया जाता है। इस तरह की भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। आपने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि विज्ञान में किसी भी काम का
कोई ना कोई कारण होता है। यदि एक क्रिया है तो दूसरी प्रतिक्रिया है। अगर एक आपने एक्शन किया तो दूसरा रिएक्शन होना ही होना है। इसलिए विज्ञान की भाषा में वाक्य संरचनाओं में भी कार्य कारण संबंध होते हैं। आपने इस प्रकार के कई वाक्य इस पाठ में पढ़े हैं। उदाहरण के लिए छींक आना और नाक से पानी बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। कभी कभी आंख या जांघ में गिल्टी बन जाती है। यह तभी होती है जब हाथ या पैर में कोई फुंसी फोड़ी जैसे संक्रामक हो या संक्रमण हो। उप सभी वाक्यों में किसी न किसी कार्य का कोई ना कोई कारण है। छींक आना, नाक से बहना, ये परिणाम है। तो ये सारी बातें इसे कह रहे हैं। ठीक है, बाकी बेसिक सी बातें हैं, आगे चलते हैं हम। तो ऐसे शब्दों को जो है वो हम परिभाषिक, क्योंकि वो परिभाषा देकर बता रहे हैं इसलिए हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रायः परिभाषिक शब्दों का प्रयोग उसी विषय या उसके संबंधित मिलते जुलते विषयों में ही किया जाता है। इस पाठ में विज्ञान और आयुर्विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के अनेक परिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए आमाशय, अवशोषित, रोगाणु, ये जो सारे नाम लिए गए हैं ये क्या है, चिकित्सा शास्त्र से जुड़े शब्द हैं। कुछ वैज्ञानिक शब्दावली आपने पढ़ी, उसका परिभाषा देखते हैं। जैसे ऊतक। ऊतक का मतलब होता है एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह से बने पिंड। मतलब सेल होता है हमारा, जो कोशिका होती है, ठीक है, उससे मिलकर क्या होता है, एक पिंड बनता है जिसको हम ऊतक कहते हैं। प्रजनन, अपने जैसे जीवों को जन्म देना, वो प्रजनन होता है। श्लेष्मा, चिपचिपा लसदार पदार्थ जो नाक से बहकर निकलता है। प्रतिपिंड, जिसको हम कहते हैं ना, अभी मैंने आपको नाम बताया था प्रतिपिंड का, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। विशेष प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में बने पिंड। तो अब ये कह रहे हैं कि आप भी इसी प्रकार के परिभाषिक शब्द पाठ में से चुनिए और यहाँ पर लिखिए। तो आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने टीका के बारे में बताया, इंजेक्शन के बारे में बताया। तो जब इंजेक्शन बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भी बना दे, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर भी ये सारे वैक्सीन या जो दवाइयाँ वो बनाई जाती हैं। तो गैर कानूनी तरीके से आप इसे नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि एक धारणा यह रही कि अंग्रेजी के अधिक प्रचलित शब्दों को जो तो ग्रहण कर लिया गया। जो हम रिसर्च करते हैं, जो भी काम करते हैं यहाँ पर, तो हिंदी भाषा तो यूज़ करते हैं, साथ साथ अंग्रेजी के भी हम कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन नाम दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी हिंदी नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपने क्या सीखा। हमारे शरीर की कुछ सामान्य सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो पहले स्तर पर ही अनचाही और हानिकारक वस्तुओं तथा रोगाणुओं को भगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर लेती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। तो खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं, हमें अच्छे से हाथ धोकर खाना चाहिए, है ना, ताकि वो कीटाणु हमारे अंदर ना जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया तो हमारा पेट खराब हो जाता है ना। अच्छा, हमारे रक्त में श्वेत कणिकाएँ होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं, है ना, यही तो हमने देखा था। अगर श्वेत कणिकाएँ हमारी कम हो जाएं तो हमें क्या होता है, हमारे रोग बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए तो कोई रहेगा नहीं। चलो, उसी तरह कहते हैं कि बगल या कांख जांघ में जो गिल्टियाँ बनती है वो टॉन्सिल, है ना, जो भक्षक कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो बार बार क्या पढ़ाऊँ मैं, आपको बोर हो जाओगे। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ही पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। योग्यता विस्तार में देख लेते हैं हम। आजकल काली खांसी, खसरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आदि के टीके उपलब्ध हैं। अब तो कोरोना के भी टीके उपलब्ध हैं और नए नए टीके विकसित किए जा रहे हैं। बच्चों के जन्म के समय प्राय डॉक्टर टीकों की एक तालिका माँ बाप को देते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर माँ बाप, मतलब छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उनको एक येलो कलर या ऑरेंज कलर का कार्ड देते हैं। इसमें लिखा होता है कि कब कब आपको टीका लगवाना है। जो हमने वहाँ ऊपर टीका पढ़ा था ना कि कब कब लगाना, उसमें वो लिखा होता है, उस पर टिक होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपने नज़दीक के किसी डॉक्टर से इसे प्राप्त कर लीजिए और अध्ययन कीजिए। समझने में कठिनाई होने पर उचित व्यक्ति या जो विद्वान होगा उनसे जानकारी लीजिए। पत्र पत्रिकाओं के स्वास्थ्य स्तंभों विशेषांकों का नियमित अध्ययन कीजिए। चलो, ये सब तो करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, सीधे हम चलते हैं पाठांत प्रश्न पर। अब पाठांत प्रश्न का इसमें कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन तो इस पेज में 12 ही है। ठीक है, उत्तर माला यहाँ से आप जो हमने आंसर किए मैच कर सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके आंसर्स पर। ठीक है,
तो ये देखो यहाँ पर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ये रहा आपके आंसर्स। मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ये रहा। ज्ञानेंद्रियों से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। चलो ये सारे, उसके दूसरे बार तुरंत कार से लेकर स्वीकार कर ली जाती है, पहले का आंसर हो गया। पहले का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, मानव शरीर से लेकर मुंह आदि से, फिर तुरंत से लेकर स्वीकार कर ली जाती है, तुरंत से लेकर स्वीकार कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कुछ खाने पीने से पहले हाथों को अच्छी तरह से क्यों धोना चाहिए, तो उसका आंसर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन है, श्लेष्मा किसे कहते हैं, इसका नाम क्या है, मतलब काम क्या है, तो इसका आंसर ये रहा। चौथा है, अपना पराया पाठ में शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया और क्यों कहा गया, तो इसका आंसर त्वचा से लेकर हटते रहते तक है। बगल मतलब कांख में या जांघ में गिल्टियां क्यों फूल जाती हैं, तो ये हमने ऊपर पढ़ रखा था, आंसर ये रहा। इसको आप कॉपी में नोट कर लें सभी को। प्रश्न 6, वायरस से लड़ता है लड़ती है, तो कौन सी, ये सारी चीज़ें इसके आंसर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 12वां क्वेश्चन, अपना पराया पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 8 प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख कीजिए, तो टीका, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजार्ड, ये सारे परिभाषित शब्द हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख लें। उसके बाद लसिका, ग्रंथि, इन्फ्लुएंजा, चेचक, एलर्जी, ये सारे हो गए हमारे। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए बुक के क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ से देख लो। ऊतक क्या होता है, प्रतिपिंड किसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो किसी भी नगर या इसमें ये सारा आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर किसी से लेकर पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न ये हो गया, कोयले को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, करना चाहते हो कर दो, स्किप करना है स्किप भी कर सकते हो आप। क्षय रोग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्षय रोग की रोगी के इलाज में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो क्षय रोग को हम सामान्य टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है ना, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक की जीवाणु से क्या होता है, शरीर में फेफड़ों के संक्रमण होने से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर ये रहा। चलो उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, गंभीर रोग का संक्रमण हो जाने पर प्रयोग किए गए जाने वाले पूर्व निर्मित प्रतिपिंड कैसे तैयार किए जाते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा था, तो इसका आंसर यहाँ से गंभीर से लेकर प्रतिपिंड अलग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एलर्जी किसे कहते हैं, तो सभी जानते हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन एक आवश्यक भाग होता है, किंतु सभी पदार्थों में एक सा प्रोटीन नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। एलर्जी कहलाता है ये तक। उसके बाद दवाएं क्यों ली जानी चाहिए, तो ये इसका आंसर लिख लीजिए आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका, अच्छा यहाँ पर तो क्वेश्चन आपका शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से है, दवाएं क्यों ली जानी चाहिए, रोग से लेकर आवश्यक की जाती है। उसके बाद मनुष्य शरीर से लेकर सहायक होती है तक। उसके बाद प्रश्न 8 है, हिंदी में परिभाषिक शब्दों के निर्माण में मुख्यतः किन किन नियमों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर 9 क्वेश्चन है, जड़ एवं चेतन पिंड में क्या अंतर है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर मस्तिष्ककर्ता तक है। विज्ञान का मूल कार्य क्या है, तो विज्ञान का मूल कार्य यही है, से लेकर विस्तारकर्ता तक है। 11वां क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी है, वो देख लो आप। दुनिया की अधिकांश चीज़ें मुख्य रूप से किन रूपों में मिलती है, तो उसका आंसर ये हो गया। 13वां क्वेश्चन है, शरीर के कार्यकारी प्रमुख बाहरी अंग कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे हैं शरीर के जो बाहरी अंग हैं, ज्ञानेंद्रिया हो गया, कर्मेंद्रिया, त्वचा, आँखें, नाक, कान, जीवा, हाथ, पैर, जीभ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर के भीतरी प्रमुख अंग कौन कौन से हैं तथा वे क्या कार्य करते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसका कार्य यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, रोगाणु क्या है, मानव शरीर में इनके प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से हैं, वायुमंडल से लेकर रास्ते बन जाते हैं। फिर त्वचा भी लिखना है, शरीर से लेकर निकल जाते हैं। फिर मुंह का लिखना है, मुंह से समाप्त होती है, उसके बाद आगे इस प्रकार से लेकर सहारा लिया जाता है तक। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोगाणु किस प्रकार आक्रमण करते हैं और इनके फैलाव को रोकने के लिए प्रारंभिक उपाय कौन से हैं, तो इसका आंसर हो गया ये, मानव शरीर से लेकर लड़ा जाता है, त्वचा से उपाय है, भीतरी से लेकर देना चाहिए तक। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी क्या है
और ये किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक पूरा। फिर 58वां क्वेश्चन हो गया, नीचे कुछ महत्वपूर्ण रोगों में उनके लक्षणों के नाम है। टिटनेस, ये सारा ये है। तो लक्षणों को बताना है। तो टिटनेस का, पोलियो का, चेचक का, डिफ्थीरिया का, हैजा का, टाइफाइड का, क्षय रोग, टीबी का। उसके बाद है आपका हाँ इतना ही है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, यहाँ से है 19वां क्वेश्चन है, लेखक ने जीव व आमाशय को द्वारपाल क्यों कहा है। तो इसका आंसर ये हो गया। फिर 20वां क्वेश्चन है, घातक जीवाणुओं से सामान्यतः किस प्रकार बचा जा सकता है। तो इसका आंसर ये हो गया। 21वां है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों को समुचित उत्तर देना है। तो ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन इसका है, हमारे शरीर में किस प्रकार की कार्य करती है। तो यहाँ से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर पांचों का आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है 22वां, प्रतिरक्षा व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। 22वां क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन, 24, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32, उसके बाद 33, फिर 34, 35, फिर 36, 37, 38 हो गया, 38, 39, ये इतने क्वेश्चन हैं। 35 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 39। ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।